यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से इस समय एक वैकेंसी आया हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से एक एग्ज़ाम होगा पेट, यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस पेट में अगर देखा जाए तो जो मैथमेटिक का पोर्शन है, सबसे पहले इसमें दिया गया है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में ये बोला गया है पूर्ण संख्या। दूसरे नंबर पे देखा जाए घातांक तथा कौड़ी। इसके बाद देखा जाए भिन्न तथा दशमलव भिन्न। प्रति सतता है। औसत है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। और इसके बाद देखा जाए पाई चार्ट और ग्राफ, डीआई पूरा दिया गया। चलिए, तो यूपी ट्रिपल एससी में जो पेट में देखा जाए मैथ का जो सिलेबस है, मैथ में इतने चैप्टर के बारे में जो है बताया गया, यानी पूर्ण संख्या नंबर सिस्टम से रिलेटेड, घातांक और कर्ण, भिन्न भी दिया जाएगा। इसके बाद दशमलव भिन्न भी दिया जाएगा। प्रतिशतता, औसत, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पाई चार्ट और डीआई। तो इस तरीके से देखा जाए कुल मिलाकर के ये 15 नंबर का जो है मैथ हमारे सिलेबस में यूपी ट्रिपल एससी में दिया गया है, और 15 नंबर का रीजनिंग भी है। इसके बाद 10 नंबर का करंट अफेयर्स है, और बाकी देखा जाए तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, आयोग ने तो ये कहा है कि भैया इतने ही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन आप ये मत मान करके चलिए कि केवल इतना ही चैप्टर पढ़ना है। इसके अलावा भी आयोग आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो आप इतना तो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी में तैयार करिए ही करिए, लेकिन अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन जो है तैयार करके रखिए, ताकि इसमें एक एक नंबर से जो है हजारों लोग ऊपर और नीचे होंगे। इस समय देखा जाए तो 20 लाख से ऊपर लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है। पहला पार्ट अगर क्वालिफाई होगा तभी हम सेकेंड पार्ट में हम लोग पहुँचेंगे। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और देखा जाए तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा इन चैप्टर को कंप्लीट करना, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग समझते हैं भाई नंबर सिस्टम को, यानी संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति को अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, और दूसरा हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, यानी इमेजिनरी नंबर। अब जो वास्तविक संख्या होता है, ये आगे चल करके इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक,
और जो काल्पनिक संख्या होता है इसका केवल हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है। जैसे अगर कर्ण में कोई ऐसा वैल्यू हो जो निगेटिव के रूप में हो, तो ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं, इसकी कोई संभावना नहीं। ठीक है, इसको हम लोग i से निरूपित करते हैं, तो i बराबर जो है कर्ण में -1 इस रूप में। ठीक, तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए भाई वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप ये कहेंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय के संख्याओं को अगर योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी अगर कोई भी संख्या परिमेय है या कोई भी संख्या अपरिमेय है, तो इन दोनों संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक, एक बार फिर से ध्यान दिया जाए, संख्या पद्धति को सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और इसके बाद इमेजिनरी नंबर। ठीक, और जो रियल नंबर है इसको भी हम आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक परिमेय संख्या यानी हमारा ये रेशनल नंबर हो गया, और ये जो हो गया इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, और इसको अगर देखा जाए काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर, यानी इसका हम केवल इमेज कर सकते हैं, केवल हम कल्पना कर सकते हैं, और ऐसी कोई संभावना नहीं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या है या कोई भी संख्या अगर अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों संख्याएं जो होंगी वो वास्तविक संख्या हैं। क्यों, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब चलिए संख्या पद्धति क्या होता है भाई। संख्या पद्धति ये होता है कि जब हम किसी संख्याओं को निरूपित करने के लिए जो हम पद्धति यूज करते हैं, तो उस पद्धति को हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, तो हमारे देश में कौन सा पद्धति प्रचलन में है, तो हमारे देश में दशमलव प्रणाली प्रचलन में है। ठीक, दशमलव प्रणाली का मतलब क्या होता है, यानी जो भी अंक है तो उसे अगली अंक में देखा जाए तो 10 गुने का अंतर होता है। जैसे अगर हम देखें, जैसे 3570 हम लिखे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी ये जो है 71 मान लो, तो ये जो है इकाई के स्थान पे है तो इसका मान 1 होगा। ये जो है दहाई के स्थान पे है तो इसका मान 10 होगा। ये जो है सैकड़े के स्थान पे है तो इसका मान 100 होगा, और ये जो है हजार के स्थान पे है तो इसका मान 1000 होगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि देखो अगली जो भी संख्या है वो अगली संख्या से देखा जाए तो 10 गुना है। ठीक, यानी इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसी पद्धति को हम लोग कौन सी पद्धति बोलते हैं, दशमलव पद्धति। चलो भाई, तो हमारे देश में देखो कि जो प्राचीन काल से जो गणना की प्रणाली है, वो ऐसी प्रणाली और किसी देश में अगर देखा जाए तो ऐसी प्रणाली और किसी देश में विकसित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है इतना बड़े बड़े संख्याओं का जो है गणना किया जाता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, इसके बाद महाशंख। ठीक, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो गणना है वो काफी ज्यादा विस्तृत रूप में है। ठीक, अंग्रेजों में देखो क्या होता है, मिलियन होता है, बिलियन होता है, इसके बाद उनको आगे कुछ पता नहीं होता है। ठीक, इसके बाद वो क्या करते हैं, पावर लगाते चलते हैं। ठीक, जैसे ये 10 के पावर 10 कर दिए, 10 के पावर 20 कर दिए, 10 के पावर 30 कर दिए, तो ये घात के रूप में बढ़ते हैं, क्योंकि आगे इन्होंने इतना लंबा जाने का कभी प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि भाई इन संख्याओं में अगर देखा जाए तो और क्या क्या कंडीशन बनती है। चलो भाई, तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग संख्याओं की बात करें तो संख्याओं में आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जब इनको हम कैटेगरी क्लासिफाई करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी में हम लोग निरूपित करते हैं। ठीक, इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले जो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या, यानी प्राकृतिक संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए प्रयोग करते हैं, जिनको हम गिनती के लिए प्रयोग करते हैं। अब गिनती के लिए प्रयोग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आपके पास कुछ है तभी आप उसको गिनेंगे। ठीक,
जैसे सपोज करिए कि आपके जेब में 20 रुपया है, यानी मतलब आपके जेब में 20 रुपया है, ठीक। यानी अगर हम ये कहें कि आपके जेब में -20 रुपया है तो ये संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम गिनती कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां है ही नहीं, निगेटिव में है, ठीक। यानी जितनी भी चीजें हम काउंटिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या के रूप में जानते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया या n तक, ये सभी संख्याएं जो हैं ये प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। दूसरा ये परिभाषा हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। जैसे किसी चीज का आविष्कार अगर कोई किया होता है तो वो चीज उस व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक। अब जैसे अगर देखा जाए कि आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है, तो वाटरमैन ने किया है, ठीक। तो अगर ये पूछा जाए कि क्या ये प्राकृतिक है, तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है, ठीक। तो कृत्रिम क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण जो है मानव जाति के द्वारा किया गया, यानी वो सभी वस्तुएं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, जो प्राकृतिक होती हैं, जो ईश्वर के द्वारा प्रदान की जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक कहते हैं, ठीक। जैसे पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, झरने, ये सब चीजें क्या है? प्राकृतिक हैं। लेकिन जो चीजें मानव के द्वारा निर्माण किया जाए उसे हम कृत्रिम कहते हैं। अब जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो जैसे ये संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी इसका डिजाइन किसने दिया, किसने इसको बनाया, किसने सबसे पहले लिखा, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर इसके बारे में हमें जानकारी होता तो हम उसके साथ जोड़ देते कि हाँ इसका आविष्कार आइंस्टीन ने किया, इसलिए इस संख्याओं को जो है हम लोग कृत्रिम संख्या कहते हैं, ठीक। लेकिन ये संख्या सबसे पहले किसने प्रयोग किया, किसने लिखा, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो एक कारण और भी है कि इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे इनमें से -1 है, -2 है, -3 है या 0 है या 1 है, इस तरीके से दिया गया, ठीक। अब इनमें से अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इनमें से कौन सा प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये सभी संख्याएं जो हैं ये प्राकृतिक संख्या नहीं है और केवल 1 जो है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ इस चीज को ध्यान में रखिए कि प्राकृतिक संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि 0 का आविष्कार आगे चल करके बाद में होता है और जब बाद में होता है आर्यभट्ट जी के द्वारा होता है, तब यही यानी इन्हीं नेचुरल नंबर में, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम लोग 0 को शामिल कर लेते हैं, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये जो नंबर है यह हो जाता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्या। यही सिलेबस में दिया गया है कि हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो कहाँ से पूछेंगे? होल नंबर से पूछेंगे, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ होल नंबर क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किसको शामिल कर लिया गया? 0 को शामिल कर लिया गया, यानी इसका मतलब हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं? वो होल नंबर संख्याएं हैं, ठीक। तो अगर देखा जाए या कोई पूछ दे कि बताओ क्या -3 होल नंबर है, तो आप कहेंगे -3 होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किसको शामिल किया गया है? 0 को शामिल किया गया है और ये सभी नंबर अगर देखा जाए तो क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो भाई, प्राकृतिक संख्या हो गया, इसके बाद पूर्ण संख्या हो गया, तो इसके बाद आ जाता है इंटीजर। तो इंटीजर में अगर देखा जाए तो जो भी संख्याएं हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो सभी संख्याएं जो होती हैं इंटीजर होती हैं। इंटीजर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्याएं। अब जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर भी इनफाइनाइट तक और इधर भी इनफाइनाइट तक। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो संख्याएं हैं वो निगेटिव हैं और ये जो संख्याएं हैं वह पॉजिटिव है। तो अगर पूछा जाए कि भाई इंटीजर क्या होती हैं, तो इंटीजर मतलब संख्याएं।
यानी जितनी भी निगेटिव संख्याएं होती हैं, जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, इन सभी संख्याओं को मिला करके देखा जाए तो हम लोग संख्याएं बोलते हैं। अगर निगेटिव होंगी तो निगेटिव इंटीजर होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए संख्याएं, तो संख्याएं जो हैं वह निगेटिव भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। अगर ऋणात्मक होंगी तो उनको हम कहेंगे ऋणात्मक संख्याएं, और धनात्मक होंगी तो उनको हम कहेंगे धनात्मक संख्याएं कहेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इवन नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर यानी सम संख्या। चलो भाई, तो देखो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्या है। और इसके बाद अगर देखा जाए ऑड नंबर यानी विषम संख्या, तो विषम संख्या हम उसे कहते हैं कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से। अब देखा जाए, जैसे हमने लिखा -6 लिखा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे। देखो जैसे ये 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, -2 है, -4 है, -6। ये 5 है, 3 है, 1 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो ये जो संख्याएं हैं इसको हम लोग बोलेंगे कि ये संख्या क्या है? विषम है। और ये जो संख्याएं हैं तिनको हम बोलेंगे सम संख्या। अब इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि भाई जो 0 है वो क्या है? तो आपका आंसर होगा कि जो 0 है वो क्या है? सम है। इसका कारण ये है कि अगर हम सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट जो आता है सम संख्या आता है। और अगर हम विषम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ते हैं या विषम को विषम के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा जो है सम आता है। लेकिन अगर हम लोग विषम को सम के साथ जोड़ते हैं, अगर हम लोग विषम को सम के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट जो आता है विषम आता है। ठीक, जैसे देखो 2 सम संख्या है, जैसे 2 है, 4 है, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो एक सम संख्या आएगा। या 2 विषम संख्या है, जैसे 1 है, 3 है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम आएगा। और एक अगर विषम है और एक अगर सम है तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? विषम आ जाएगा। ठीक, मान लो कि अगर कोई कहे कि नहीं 0 जो है वो विषम है, तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको इस तरीके से प्रूव करेंगे कि देखो अगर 0 विषम होगा तो 0 विषम है और इसको अगर हम विषम संख्या के साथ जोड़ते हैं तो अगर ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है तो विषम और विषम को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ सम आना चाहिए। विषम और विषम का योग हमेशा क्या आता है? सम आता है। लेकिन 0 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो इनका योग क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, या इस तरीके से भी आप समझा सकते हैं कि देखो अगर हम सम को विषम के साथ जोड़ते हैं, सम को विषम के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो विषम आएगा। जैसे अगर 0 को हम 1 के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए कि 0 जो है वह सम संख्या है। ठीक,
चलो तो आगे हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या किसी से विभाजित हो, जो संख्या किसी से कटे। अब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, इस तरीके से। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाज्य संख्या क्या है, तो आप ये कहेंगे कि भैया भाज्य संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। यानी जितनी भी संख्याएं हैं, अगर कोई भी संख्या है 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, तो उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अब जैसे देखो 1 जो है वो 1 से विभाजित हो रहा है, स्वयं से विभाजित हो रहा है, लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। यानी ये संख्या भाज्य संख्या है, तो ये संख्या भाज्य संख्या नहीं है। 2 को अगर देखा जाए 1 से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है, लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, तो ये भी संख्या भाज्य संख्या नहीं। 3 को अगर देखा जाए तो 1 से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है, लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, तो ये भी संख्या नहीं होगा। 4 को देखो, ये 1 से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित है, 2 से भी कटेगा, तो इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। ठीक, 6 भाज्य हो जाएगा, 8 भाज्य हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इस तरीके से ये जितनी भी संख्याएं हैं वो भाज्य संख्या होंगी। ठीक, अब इसी का अगर हम अपोजिट देखें तो अभाज्य संख्या, यानी जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं कि जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, इसके अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित ना हो। अब जैसे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरीके से देखा जाए 17 है, 19 है, तो ये सभी जो है अभाज्य संख्या है। ये संख्याएं अगर देखा जाए तो 1 से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, तो इन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या, यानी वे संख्याएं जिनके बीच आपस में कोई वैनिष्ट गुणनखंड ना हो, तो उन संख्याओं को जो है सह अभाज्य संख्या, यानी इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो उन संख्याओं को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 हो गया, 5 7 हो गया, 12 17 हो गया, क्योंकि इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम लिखते हैं 16 20 लिखते हैं, तो इनके बीच कॉमन फैक्टर कितना मिल जाएगा? 4, यानी 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, तो 4 इनका वैनिष्ट गुणनखंड है, 4 इनका कॉमन फैक्टर है। तो इन संख्याओं को अगर देखा जाए तो ये जो संख्या है वह सहअभाज्य संख्या नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या
हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम लोग भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हो, लेकिन जहां q का जो मान है वह 0 के बराबर ना हो। अगर q का मान अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ जो रिजल्ट आ जाएगा इनफाइनाइट। किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो रिजल्ट हमें मिल जाता है इनफाइनाइट, लेकिन 0 को अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिल जाता है? 0 मिल जाता है। फिर से एक बार देखिए, परिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हो, लेकिन जो q का मान है वो 0 ना हो, क्योंकि 0 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट अगर है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, अगर वो 0 है तो वो परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? जितनी भी इंटीजर हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। जैसे -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5। ये जितनी भी संख्याएं हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, सभी संख्याएं कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी संख्या है भिन्न के रूप में है, जैसे 1/2 हो गया, -3/4 हो गया, या -5/7 हो गया, या 8/15 हो गया। ठीक। यानी अगर ये भिन्न में है, ये निगेटिव के रूप में है, तब भी ये जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। या पॉजिटिव में है, जैसे 5/7 है, या 8/21 है, या 9/16 है, तो ये भी संख्याएं अगर देखा जाए तो परिमेय संख्या की श्रेणी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संख्याएं जो है वो p बाई क्यू के रूप में है। अगर देखा जाए तो चाहे ये धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, लेकिन अगर ये p बाई क्यू के रूप में है तो ये परिमेय संख्या होगी। तीसरा कंडीशन, अगर कोई भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे 0.12 है, इनके ऊपर बार लगा हुआ है, 0.123 है, इनके ऊपर बार लगा है, या 0.1234 है, इनके ऊपर बार लगा हुआ है, या 0.123 है, ऐसे करके बार लगा हुआ है। तो कोई भी संख्या अगर इस तरीके से अगर दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, और इनके ऊपर ये बार लगा हुआ है, तो इस बार का मतलब होता है कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है वही संख्या बार बार रिपीट होती है। जैसे ये 0.1212121212 ऐसे ये इनफाइनाइट तक बढ़ती जाएगी। ये 0.123 123 ऐसे ये इनफाइनाइट तक बढ़ती जाएगी। ये 0.1234 1234 1234 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। और यहाँ देखा जाए तो 0.1, क्योंकि बार तो 2 3 पे लगा हुआ है, तो जिस संख्या के ऊपर बार लगेगा वही संख्या इस तरीके से रिपीट होगा, और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। चलो भाई, तो अगर इस तरीके से कोई भी नंबर दिया गया है तो इनको हम लोग भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। और इनको हम लोग भिन्न में जब परिवर्तित करेंगे तो जैसे देखो, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो भी नंबर होगा तो पूरा लिखेंगे, यानी 12 है तो 12 लिखा गया, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है बटे में उतनी बार आप 9 का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया 12/99। 3 से अगर काट दिया जाए तो 4, और 3 से काट दिया जाए 33, तो ये p बाई क्यू के रूप में आ गया। तो यानी ये जो संख्या हो जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे दूसरा देखो, ये 1 2 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, पूरी संख्या लिखो 1 2 3 बटे, यानी 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो 3 बार 9 का प्रयोग कर दिया गया। ठीक। 3 से भी कट जाएगा 4 41, और 3 से 1 भी कट जाएगा 333 हो गया। इसको अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 लिखा गया, और 4 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसलिए 9 का प्रयोग 4 बार कर दिया गया। यहाँ 1 2 और 3, तो जो पूरा संख्या लिखेंगे 1 2 3, उसमें से वो संख्या हम घटा देंगे जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो 1 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो इसलिए घट जाएगा,
और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो उतनी बार हम 9 का प्रयोग करेंगे, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा उतनी बार 0 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से 123 में से 1 घटा दो तो 122/990 हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो उन संख्याओं को भी जो है हम लोग परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आगे हम लोग इस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो कौणी में हो और जिनका मान निकालना संभव ना हो। ठीक, जैसे कौणी में 2 है, कौणी में 3 है, या कौणी में 5 है, या इस तरीके से कोई भी संख्या हो जिनका मान संभव ना हो। ठीक, जैसे कौणी में अगर 2 का हम लोग मान निकालते हैं तो 1.41 के बाद भी कुछ ऐसा संख्या यहाँ प्राप्त होता है हम लोगों को कि जो बार बार चेंज होता रहता है। अगर एक ही संख्या जैसे 4 1 प्राप्त हो जाए तो हम इसको भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग संख्या प्राप्त होता है। जैसे कौणी में 3 का हम मान निकालते हैं तो 1.73 के बाद भी कुछ ऐसे नंबर हमें मिलते रहते हैं जो यहाँ अलग अलग इनमें चेंजेज होते रहते हैं। अब यहाँ से अगर देखा जाए इसका अगर वैल्यू निकालें तो 2.3 इस तरीके से कुछ अलग अलग जो है ये नंबर आते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर दिया जाए, कौणी में दिया जाए और जिसका एग्जैक्ट वैल्यू संभव ना हो, इनका एक निश्चित मान ना निकले, तो सभी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन अगर हम लिखें कौणी में 4 तो कौणी में 4 का मान प्लस माइनस क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो क्या इसको हम परिमेय कह सकते हैं? ये परिमेय नहीं। इसको हम अपरिमेय कह सकते हैं? नहीं। ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कौणी में 16 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4, तो ये भी संख्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी संख्याएं हैं कि जिनका मान निकाला न जा सके और कौणी में दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन जिसका मान निकाला जा सके तो वो संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक, अगर इस तरीके से दिया गया है 5 कौणी में 7 तो ये भी जो संख्या होगा ये अपरिमेय होगा। अक्सर क्वेश्चन पाई को लेकर के पूछ लिया जाता है या 22/7 को लेकर पूछ लिया जाता है। पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, इस चीज़ को याद रखिए। लेकिन 22/7 भिन्न के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए 20 तक प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से 20 तक, तो प्राकृतिक संख्या कितना होगा, 20 होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि 20 तक पूर्ण संख्या ज्ञात करो, तो 0 1 2 3 से लेकर 20 तक, यानी कुल संख्या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आज हम लोगों ने नंबर के बारे में डिस्कस किया। यूपी SSSC के का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ताकि ये पार्ट जो है, जितना भी ये 5-6 चैप्टर है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। और जो आपका 15 नंबर है
वो आपका फिक्स हो जाए। ठीक, तो आगे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।